हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827 321 321। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। रात 10 बजे के बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के अमेरिका दौरे के बाद भारत लौट आए हैं। पालम एयरपोर्ट पर पीएम मोदी के स्वागत के लिए जेपी नड्डा, दिल्ली के सांसदों समेत बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। पीएम मोदी के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता ढोल नगाड़े लेकर पहुंचे थे। पीएम मोदी ने सभी कार्यकर्ताओं का आभार जताया। इस दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी ने भारत के विचार को जिस तरह से विश्व के पटल पर रखा है उसके लिए हम उन्हें धन्यवाद कहते हैं। जेपी नड्डा ने कहा पीएम मोदी के 5 दिन के अमेरिका दौरे ने यह साबित कर दिया है कि आपके नेतृत्व में दुनिया भारत को अलग तरह से देख रही है। नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ वैश्विक विषयों से लेकर भारत और अमेरिका के संबंधों को लेकर जिस बेबाकी के साथ हुई है वह स्पष्ट बताता है कि दुनिया की नजरों में मोदी जी के नेतृत्व में भारत बदल चुका है। पीएम मोदी भारत से स्मगलिंग करके ले जाई गई 157 दुर्लभ मूर्तियां भी अपने साथ वापस भारत लेकर आए हैं। कार्यकर्ता खड़े, माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से प्रधानमंत्री जी का दुनिया के विकास में और विकासवाद को आगे बढ़ाने में जो योगदान रहा है उसको देखते हुए इस यात्रा ने भी स्पष्ट किया है कि भारत मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया एक अलग दृष्टि से भारत को देखने लगी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली में नक्सलवाद को लेकर समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री और अधिकारी शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन और डीजीपी डीएम अवस्थी भी इस बैठक में मौजूद रहे। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए कटिबद्ध है। वामपंथी उग्रवाद पर नकेल कसने में केंद्र और राज्यों के साझा प्रयासों से बहुत सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि जब तक इस समस्या से पूरी तरह निजात नहीं पाते तब तक वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों का विकास संभव नहीं है। प्रदेश की सरकार नक्सली को लेकर के गंभीर नहीं है, नहीं तो अवसर खोजते रहते हैं कि यदि नक्सली के उन्मूलन के लिए नक्सली गतिविधियों में कैसे हमको केंद्र से सहयोग मिल सके। लेकिन जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने के बाद में नक्सली गतिविधियां लगातार बढ़ रही है। नक्सली घटनाओं को लेकर और जवानों और वहां के नागरिकों की हो रही मृत्यु को गंभीरता से लेकर बहुत बड़ी बैठक कर रहे हैं। सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र हमारा छत्तीसगढ़ है पूरे देश के अंदर में, और वहां हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री के पास में प्राथमिकता नहीं है, प्रश्न चिन्ह लगाता है। पिछले बैठकों में भी गया था क्योंकि चंद्राकर समाज के कार्यक्रमों में बहुत पहले से समय दे दिया था और ये कार्यक्रम बाद में आया तो सीएस और डीजी दोनों को भेजा हुआ है। और मैं नहीं समझता कि इसे किसी राजनीतिक चश्मे से देखा जाना चाहिए। जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जिन क्षेत्रों में नक्सली थे तो उसे काफी हम लोग खाली करा चुके हैं, वहां विकास के कार्य हो रहे हैं। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानून के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा ने कल भारत बंद का ऐलान किया है। इस बंद को छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी और छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ ने समर्थन किया है। बंद में सीपीआई, सीपीएम, इंटक समेत संयुक्त किसान मोर्चा के कुल 40 संगठनों का इसमें शामिल होंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने आम लोगों से बंद में शामिल होने की अपील की है। वहीं 28 सितंबर को 3 कृषि कानूनों के खिलाफ राज्य में किसान महापंचायत का आयोजन किया है, जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, डॉक्टर सुनीलम दर्शन पाल और मेधा पाटकर जैसे नेता शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ के पदाधिकारी तेजराम विद्रोही ने बताया कि कानून के खिलाफ हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे कई राज्यों में धरना प्रदर्शन जारी है। अब देश के बड़े शहरों में महापंचायत कर किसानों को इस कानून से होने वाले नुकसान के बारे में बताया जा रहा है।
और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रविवार को महासमुंद के दौरे पर रहे हैं, जहां पर उन्होंने चंद्रनाहु कुर्मी क्षत्रिय समाज के केंद्रीय महाधिवेशन में हिस्सा लिया। हेलीपैड से कार्यक्रम स्थल तक सीएम का भव्य स्वागत किया गया। सीएम ने चंद्रोदय पब्लिक स्कूल और शांतिबाई कॉलेज के अतिरिक्त कमरों का लोकार्पण किया। इस कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद छाया वर्मा, महासमुंद विधायक विनोद सेमनलाल चंद्राकर, खलारी विधायक द्वारकाधीश यादव, बसना विधायक देवेंद्र बहादुर सिंह समेत दिग्गज नेता मौजूद थे। कार्यकर्ता शहीद हमारे इस विधानसभा क्षेत्र के यशस्वी चंद्राकर समाज के वार्षिक अधिवेशन में आने का अवसर मिला। एक मांग थी कि आदरणीय पुरुषोत्तम कौशिक जी के नाम से एक ऑडिटोरियम बने, उसकी घोषणा भी मैंने की। महासमुंद जिले में शासन की योजनाओं का भरपूर लाभ सब लोगों को मिल रहा है, ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव आज शाम रायपुर के रामाभाटा स्थित श्री सुदर्शन संस्थानम पहुंचे, जहां दोनों नेताओं ने गोवर्धन मठपुरी पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद लिया। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती यहां आयोजित संगोष्ठी एवं सत्संग समारोह में शामिल होने के लिए आए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती को छत्तीसगढ़ में गौवंश संरक्षण और संवर्धन के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। सीएम ने बताया कि गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी की जा रही है। गौठानों में महिला स्व सहायता समूह गोबर से वर्मी कंपोस्ट खाद बना रहे हैं। किसान स्व प्रेरणा से इसका उपयोग अपने खेतों में कर रहे हैं। इससे छत्तीसगढ़ जैविक खेती की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सीएम ने उन्हें बताया कि सरकार की योजना अब गोबर से बिजली बनाने की है। शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने इन कार्यों की सराहना की। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर पलटवार किया है। वीडी शर्मा ने दिग्विजय सिंह से सवाल किया है कि क्या मदरसों में राष्ट्रवादी लोग तैयार होते हैं? जो व्यक्ति आतंकवाद और नक्सलियों के साथ खड़ा होता है वो राष्ट्रवादी संगठन आरएसएस और शिशु मंदिर पर सवाल खड़े कर रहा है। एक दिन पहले दिग्विजय सिंह ने बयान दिया था कि हम जिनसे लड़ रहे हैं उन्हें शिशु मंदिर से ही नफरत सिखाई जाती है। इनकी नफरत के कारण ही देश में दंगे होते हैं। दिग्विजय के इन आरोपों पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने छतरपुर में मीडिया से बात करते हुए जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सरस्वती शिशु मंदिर में राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाया जाता है, नफरत का नहीं। उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि जिनका अस्तित्व खत्म हो रहा है वे गठबंधन कर रहे हैं। वहीं दिग्विजय सिंह के बयान पर भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ने पलटवार करते हुए उन्हें मूर्ख करार देते हुए विधर्मी कहा है। वहीं सागर पहुंचे भोपाल के हुजूर से विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ने वाला भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद की पूजा करता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचार पर सरस्वती शिशु मंदिर जो दिन भर देशभक्ति का भाव जागृत करते हैं, देश के लिए राष्ट्रभक्त नागरिक तैयार करने का काम शिशु मंदिर करते हैं, तो दिग्विजय सिंह जी बताएं उनकी कौन सी संस्था है? क्या मदरसा के अंदर राष्ट्रवादी लोग तैयार होते हैं? मूर्खों की इस देश में कमी नहीं है। जहाँ ज्ञान दिया जाता है, संस्कार दिए जाते हैं, वहाँ उनको ऐसी गलत चीजें दिखती हैं, तो इसका मतलब है उनका दृष्टिकोण और दृष्टि दोनों ही दूषित हैं। सरस्वती शिशु मंदिर हिंदुस्तान की प्रगति के लिए है, इस देश की सर्वांगीण विकास के लिए। दिग्विजय सिंह शिशु मंदिर पर बोलना बंद करो। अगर बोलने की थोड़ी बहुत औकात और ताकत और हिम्मत है तो मदरसों के बारे में बोलो, जहां आतंकवाद को पैदा किया जाता है, जहां मानवता को कुचला जाता है। और मध्य प्रदेश में इन दिनों अलग विंध्य प्रदेश की मांग बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रही है। यहां बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस के बजाय अपनी ही पार्टी के उन नेताओं से है जो अलग अलग विंध्य प्रदेश की मांग कर रहे हैं। रैगांव में अलग अलग विंध्य प्रदेश को लेकर विधायक नारायण त्रिपाठी ने बूथ स्तर तक कमेटी का गठन किया है, जिसकी वजह से स्थानीय स्तर पर यह मुद्दा हावी होता नजर आ रहा है। विपक्ष भी विंध्य की उपेक्षा के नाम पर इसे हवा देने में लगी है। अलग विंध्य के मुद्दे के प्रभाव को कम करने के लिए खुद मुख्यमंत्री और बीजेपी के तमाम नेता रैगांव के दौरे कर रहे हैं। सीएम शिवराज जनदर्शन के बहाने जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश की तो संगठन की ओर से यहां 3 मंत्रियों के साथ पदाधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। हालांकि अलग अलग मुद्दे हैं, विंध्य के मुद्दे को लेकर बीजेपी इनकार कर रही है।
भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान जी का विंध्य प्रदेश से झूठे फरेब और झूठी घोषणाओं का पुराना नाता है। सिंगरौली को सिंगापुर, मैयर को स्मार्ट सिटी और ना जाने कितने सारे झूठ फरेब जुमले दिए हुए हैं। विंध्य प्रदेश की जनता जानती है, विंध्य के पिछड़े वर्ग के लिए केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। रैगांव चुनाव में कांग्रेस की जीत तय है। रैगांव विधानसभा का उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी संगठन की ताकत, क्षमता और भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार की योजनाओं का लाभ मुद्दे रहेंगे। बाकी किसी की कोई भी कोशिश क्यों ना हो, वहां मुद्दा चल नहीं पाएगा। और दंतेवाड़ा में बैलाडीला की पहाड़ियों से लगे पंडेवार कमालूर की पहाड़ियों के निजीकरण का विरोध तेज हो गया है। विरोध में अब क्षेत्रवासियों के साथ आदिवासी संगठन भी सामने आ रहे हैं। बैलाडीला के 2 ब्लॉक में खनन के लिए टेंडर जारी किया गया, लेकिन अब इस टेंडर का विरोध करते इसे निरस्त करने की मांग उठने लगी है। आज इस विषय पर चर्चा करने और आगामी रणनीति तय करने को लेकर एक बड़ी बैठक पंडेवार में आयोजित की गई। आस्था का ये पहाड़ यहाँ से आपको 13 नंबर से लेकर परसपाल तक का ये पहाड़ में सब देवियों का ही पहाड़ है, तो इसका अनुसार वैसी विरोध जता रहे हैं। ये तो भैया खनन तो होने नहीं देंगे वो किसी भी सूरत में, क्योंकि जनता का वहाँ पर ज्यादा ही हम लोग का समाज, हमारा देवी देवों का नुकसान हो रहा है, तो उसमें खनन करने से क्या मतलब। में 78 हेक्टेयर और ब्लॉक बी में 452 हेक्टेयर की जो माइंस एरिया है, तो उसको खनन के लिए टेंडर राज्य सरकार के द्वारा जारी की गई है। तो जिसके विरोध में सारे लोग मिलकर एक ही सुर में, एक ही आवाज में यही कह रहे हैं कि हम इस पहाड़ी को नहीं देंगे। और जशपुर के दिव्यांग प्रशिक्षण केंद्र में दिव्यांग बच्चियों के साथ दुष्कर्म और छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने दोनों कर्मचारियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। कलेक्टर ने केंद्र के अधीक्षक संजय राम को सस्पेंड कर दिया है। राजीव गांधी शिक्षा मिशन के डीएमसी विनोद पैकरा को शो कॉज नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दूसरी ओर राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने इस मामले में कलेक्टर एसपी को नोटिस भेजकर 3 दिन के भीतर 6 बिंदुओं पर जवाब मांगा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने दिव्यांग केंद्र पहुंचकर हालातों का जायजा लिया। उन्होंने राजीव गांधी शिक्षा मिशन के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि इस केस की जांच के लिए भाजपा जांच दल बनाएगी, जो मामले की पड़ताल कर रिपोर्ट देगी। तो रात को ही मैं टीचरों को बुलाया, टीचरों के माध्यम से समझने का प्रयास किया और जो भी हमारे अधिकारी हैं उनको सूचना दिया। तो फिर अधिकारी क्या कहे? अधिकारी कहीं बाहर गए थे, रायपुर गए थे मीटिंग में, तो बोले कि ठीक है ऐसा हुआ है, जो भी अपराधी हैं उनको भगाओ, ऐसे बोले। शिकायत होनी चाहिए थी कि ना जी, FIR दर्ज। हम चूँकि मतलब का प्रशिक्षण के लिए वो रायपुर निकल गए थे और यहाँ संबंधित थे गणेश जी, उनको निर्देशित किया गया कि FIR दर्ज कराएं करके, तो FIR दर्ज हुआ है। 376 का मामला और पास्को एक्ट के तहत कथित छेड़खानी का मामला पृथक 2 अपराध दर्ज किए गए हैं। आरोपियों को जांच के उपरांत गिरफ्तार किया गया है। मेडिकल करा करके उनको न्यायिक अभिरक्षा में न्यायालय पेश किया गया। कि सरकार, भूपेश बघेल की सरकार, जिनको 2.5 साल से ज़्यादा हो गया है, पूरी तरह से हर मोर्चे पर फेल है और लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से प्रदेश में ध्वस्त है। पूरे प्रदेश में महिलाओं के साथ दुष्कर्म के अनेक घटना हुए हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, चोरी डकैती लूटपाट हो रहा है। और बलरामपुर जिले के दुप्पी और चौरा गांव में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई है। 2 लोग घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए अंबिकापुर अस्पताल रेफर किया गया है। मृतकों में से 3 एक ही परिवार के हैं। पुलिस के मुताबिक दुप्पी गांव की ही एक ही परिवार के 5 लोग खेत में आलू लगाने का काम कर रहे थे। अचानक आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। 4 घायलों को इलाज के लिए अंबिकापुर अस्पताल भेजा गया, जहां इलाज के दौरान 5 साल की शुभम और 8 साल की काजल की मौत हो गई, जबकि 2 लोगों का इलाज जारी है। वहीं दूसरी घटना चौरा गांव की है, जहां आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 18 साल की एक युवती की मौत हो गई। एक शंकर मतराज की बेटी है 18 साल की, वो आकाशीय बिजली की चपेट में उसका फौत हो गया है। बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ। एक ही हमारा क्षेत्र दुप्पी और चौरा मिला के 4 फौत हो गए। ये बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है हमारे आकाशीय बिजली के चपेट में आकर। इस आकाशीय बिजली
कि उससे आज मृत्यु हुआ है, जिसमें और इसका जांच चल रहा है। पुलिस दल अभी मौके में रवाना हो गई है, जांच जारी है, बाद अग्रिम कार्रवाई की जाती है। और एक नजर बिग न्यूज पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक की। यह बैठक करीब 2.5 घंटे चली। बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे। सूत्रों के अनुसार पीएम ने अपने अमेरिकी दौरे से संबंधित स्ट्रैटेजिक बातचीत और जानकारियां ब्रीफ की। यूपी विधानसभा चुनाव से करीब 6 महीने पहले योगी सरकार का दूसरी बार कैबिनेट विस्तार हुआ। 7 नए मंत्रियों ने शपथ ली। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए जतिन प्रसाद ने सबसे पहले शपथ ली। वे कैबिनेट मंत्री होंगे। बाकी 6 राज्य पंजाब में भी चरणजीत सिंह चन्नी की सरकार की कैबिनेट का विस्तार हुआ है। परगट सिंह, मनप्रीत सिंह बादल, अरुणा चौधरी समेत 15 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। इस समारोह में पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं पहुंचे। चरणजीत सिंह चन्नी ने 20 सितंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर ईर्ष्या भावना रखने का आरोप लगाया है। पीस कॉन्फ्रेंस के लिए रोम जाने की इजाजत नहीं मिलने पर ममता की ये प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा है कि आप मुझे रोक नहीं पाएंगे। मैं विदेश जाने के लिए उत्सुक नहीं हूं, लेकिन ये राष्ट्र के सम्मान के बारे में था। चक्रवाती तूफान गुलाब आंध्र प्रदेश के तट से शाम करीब 7 बजे टकराया। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश के काकुलम में तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई है। यहां तट के किनारे एक नाव तूफान से टकराई गई, जिसमें 2 मछुआरों की मौत हो गई है। और बालोद जिले के डोंडी ब्लॉक के कुसुम टोला क्षेत्र में पिछले 25 साल से अधूरे पड़े चिरकन बांध की प्रशासन ने सुध ली है। प्रशासन ने बांध निर्माण जल्द पूरा करने का भरोसा ग्रामीणों को दिया है। चिरकन बांध से क्षेत्र के 7 से 8 गांव के किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिल सकेगा। आपको बता दें कि चिरकन बांध का निर्माण 30 साल पहले हुआ था। अगर बांध बन जाए तो आने वाले समय के लिए हमारे अतराफ के 11-12 गांव के किसानों को कुछ तो राहत मिलेगा और फसल होगी। और इसके अलावा किसानों के पास कोई भी आय का साधन नहीं है, रोजगार का कोई भी साधन नहीं है। इसकी वजह से हम चाहते हैं कि बांध को पूरा किया जाए सरकार के द्वारा, किसानों को जीने का एक रास्ता मिले। जैसे ही वन विभाग से स्वीकृति एनओसी मिलती है, उसके बाद टेंडर का प्रोसेस चालू हो जाएगा। और यदि भू अर्जन में कोई जमीन प्राइवेट व्यक्ति की जाती है तो वो भी प्रोसेस शीघ्र प्रारंभ कर देंगे। ये तांदुला नदी जिसे जीवनदायिनी नदी के नाम से जाना जाता है, लेकिन देख रेख के अभाव में ये नदी जहां जल कुंभियों से पट चुकी है, यही नहीं राइस मिल और बालोद नगर का गंदा पानी भी इसमें भर रहा है। तांदुला नदी जो कि बालोद नगर सहित नदी के आसपास बसे गांवों के लिए बेहद महत्वपूर्ण नदी है, जिसे तांदुला नदी का पानी प्रदूषित हो रहा है। इस दिशा में लोगों ने समय समय पर आवाज उठाई, लेकिन ठोस हल नहीं निकल पाया। आज भी इस नदी में गंदा पानी मिलने का सिलसिला जारी है, लेकिन प्रशासन इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और भागदौड़ भरी जिंदगी में पति पत्नी में आपसी तालमेल को लेकर उसे बेहतर करने के लिए रायपुर के जेसीआई रायपुर वामा कैपिटल की ओर से एक सेमिनार का आयोजन किया गया। प्यार का नगमा नाम से इस सेमिनार में छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उड़ीसा से 45 दंपत्ति शामिल हुए। सेमिनार में अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षक राजेश अग्रवाल ने पति पत्नी के आपसी रिश्तों को और मधुर बनाने के लिए, तालमेल बेहतर करने के लिए कई टास्क दिए। इसके माध्यम से दूसरे की पसंद नापसंद, बच्चों की परवरिश, उन पर प्रतिक्रिया देने के बारे में, तौर तरीके के बारे में चर्चा हुई, जिसके बाद बेस्ट कपल की भी घोषणा हुई। अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षक राजेश अग्रवाल ने बताया कि आयोजन का ये 10वां साल है। कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि परिवार में आपसी तालमेल और समझ बढ़े ताकि परिवार ना टूटे।
और ये दिन भर का 10 घंटे का सेशन होता है। इसमें हम पति पत्नी को आपस में एक दूसरे की कमी, अच्छाई और प्यार जिस ढंग से है उसको कैसे और बढ़ाया जा सकता है, छोटी छोटी कमियां जो रहती हैं उसको कैसे दूर किया जा सकता है, उनका आपस में मेल मुलाकात करवाते हैं, बातचीत करवाते हैं और उसके माध्यम से उनको सॉल्व करने की कोशिश करवाते हैं। मनोवैज्ञानिक एवं औषधि विधि सेवा संस्थान ने रायपुर के राजेंद्र नगर इलाके में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। संस्था के अध्यक्ष संदीप छेदैया और सचिव अर्चना सिंह ने बताया कि विशेषज्ञों की देखरेख में इस शिविर का आयोजन हुआ है। इस शिविर में दांत, आंख समेत जनरल चेकअप और मनोवैज्ञानिक परामर्श भी दिया गया। कोरोना और डेंगू के बढ़ते हुए प्रभाव के बीच संस्था की इस पहल की आम लोगों ने जमकर तारीफ की है। शिविर का आयोजन सुबह 11 बजे से 3 बजे तक एमबीबीएस डॉक्टरों की निगरानी में आयोजित किया गया। आयोजन में एमबीबीएस डॉक्टर्स के साथ साथ मनोवैज्ञानिक और केमिस्ट की टीम भी उपस्थित रही। मेंबर को लेकर आ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर। चेयर आगे ये चलाया जा रहा है। और बिलासपुर में आज बॉबी स्वामी की स्मृति में एक दिवसीय ओशो ध्यान शिविर का आयोजन किया गया है। ओशो ने आज ही के दिन 26 सितंबर 1970 को नव संन्यास प्रारंभ किया था। आज इस ध्यान शिविर में प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आए लोगों ने भाग लिया और ओशो के ध्यान में शामिल हुए और उनके बताए अलग अलग ध्यान प्रयोगों को सीखा। इस अवसर पर शिविर के संचालक स्वामी आनंद एकांत ने बताया कि नव संन्यास के जरिए ओशो ने आज ही के दिन संन्यास की नई परिभाषा गढ़ी थी। अतीत में सन्यासी का मतलब घर बार छोड़ने वाला होता था, लेकिन ओशो ने नव संन्यास के जरिए अपने लोगों को संदेश दिया कि वह संसार में रहकर भौतिकता का आनंद ले और ध्यान में भी उतरे। घर में ही रहकर साधना पर जोर दिया गया। कार्यक्रम का आयोजन स्वामी राजेश सलूजा ने किया था। शिविर में रायपुर से आए स्वामी संभव क्रांति और आनंद मोक्ष ने पिछले जन्मों को देखने का प्रयोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी कराया। इस प्रयोग को साधकों ने काफी पसंद किया। ओशो का मूल संदेश जो है वो दो ही हम ले रहे हैं। अगर ओशो ने कहा वैसे पूरे मैं ओशो के संदेश को 2 शब्दों में नहीं ला सकता, पर ओशो कहते हैं कि आनंद हमार जाति, उत्सव हमार मूल। उसी को हम लोग को लेके चलते हैं कि हंसीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम, हंसते खेलते हुए ध्यान करेंगे। पहली बार आज से 51 वर्ष पूर्व ओशो ने नव संन्यास का प्रारंभ किया था। आज उसके 51 वर्ष शुरू हुए हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।